कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इसमें चलो अब देखो नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, साइड बाय साइड हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एन एंड नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, ठीक है। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी या फिर फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इन, बराबर। तो मोलैरिटी में मोल आता है, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट आते हैं, क्या आने वाला है? तो नॉर्मेलिटी इज एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सॉल्यूट इज बी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां पे था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तब तुम लोगों के दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बराबर। तो देखो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। अगेन वी विल कंपेयर इट विद मोल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, वेरी नाइस। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आता है, देख मोल्स के लिए मोलर मास, तो इक्विवेलेंट्स के लिए इक्विवेलेंट मास। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक टर्म चेंज होते जाने वाली है, मोल के बदले इक्विवेलेंट आएगा, मोलार के बदले इक्विवेलेंट आएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब EM मतलब इक्विवेलेंट मास, करेंगे एक एक करके। तो इक्विवेलेंट मास, बट जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलार मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। NF इज n फैक्टर, जो आज हम लोग निकालना सीखने वाले। मतलब अगर देख एक ही नई टर्म है which is what n factor which is also called as valency factor, ठीक है। एक सिंगल नई टर्म है, अगर वो नई टर्म पता चल गई तो तुम लोगों को इक्विवेलेंट मास पता चलेगा। इक्विवेलेंट मास से तुम लोग इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एंड उससे हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो NF is n factor also called as valency factor, n factor also called as valency factor। अब फाइनली अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, सॉरी इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में पुट करूं, तो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा? देखो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का, बराबर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर, करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये नीचे डिवीजन में, ये नीचे डिवीजन में n फैक्टर आ गया, वेरी नाइस। अब n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, n फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या रहता है? वेरी नाइस। तो तुम लोगों को परफेक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की ये मिल गई, फॉर्मूला मिल गया n इंटू n फैक्टर, समझ में आई है? तो अपने को कुछ नया निकालने ज्यादा सीखना नहीं है, अपने को सिर्फ एक ही चीज निकालने सीखनी है, विच इज n फैक्टर। तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है ना बे? तुम लोगों को सिर्फ n फैक्टर निकालने आना चाहिए। n फैक्टर निकालने आ गया तो इक्विवेलेंट्स क्या पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट्स वहां पे पुट करो तो तुम लोगों को अपना फॉर्मूला मिल गया इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी का, गेटिंग इट? तो इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस है क्या मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में? नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में अगर मैं इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला पुट कर दूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? n इंटू, तो n इंटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगी? वेरी नाइस। देख भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर क्या रहता है? मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? मोलरिटी इनटू n फैक्टर। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है अपने को, अभी तक क्या निकालने नहीं आता?
तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। एन फैक्टर इज कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ना अपनी लाइफ बहुत सुकून भरी हो जाएगी, ठीक है। एन फैक्टर अगर निकालने आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं एन फैक्टर से, ठीक है। बाय द वे ये आज हम लोग एक लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, बट एन फैक्टर निकालना ये हम लोग पूरा रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल के 5 लेक्चर लगते हैं, 5 लेक्चर मतलब ऑन एन एवरेज 12 घंटे। 12 घंटे हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखेंगे और उसके कैलकुलेशन, ठीक है। जो आज मैं तुम लोगों को 1-2 घंटे में एक समरी देने वाला हूँ, समझ में आ रहा है। तो भले अगर तुम लोगों को सब कुछ ना समझ में आए, कुछ कुछ बाउंस कर जाए, तो उसके लिए हम लोग 12 घंटे अलग से करने वाले हैं, ठीक है, तब होगा। क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जस्ट तुम लोगों को इन जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, सो दैट तुम लोगों को मोल कंसेप्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। बट रेडॉक्स के सारे होंगे क्या, तो कभी बार गलती से मोल में रेडॉक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो तुम लोगों से अभी भी सॉल्व नहीं होंगे, वो रेडॉक्स रिएक्शन के, डोंट वरी। उसके लिए हम लोग अलग से 5 लेक्चर लेंगे। चलो आगे बढ़े। आज हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखेंगे, उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट। हो गया। ऑनलाइन वाले है कि नहीं खुले, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, एक है अपने पास, एक ही ऑनलाइन में बंदा आता है, नहीं दूसरा भी एक है, 2 जन है, एक शौनक है और एक दूसरा, हाँ श्रीकर, नहीं श्री है, श्री है, श्रीकर है उसका नाम, श्रीकर। चलो तुम लोग को गुटखा तंबाकू खाने वालों में से ही हो, बराबर। शिखर शिखर विमल, हाँ बोलो जो बाकी श्री। इधर से भर के लाए ये स्टूडेंट, क्या पता बाबा। दारू में उस दिन कोई तो देशी बोल रहा था इधर, संतरा, हाँ, हाँ। और बाद में मतलब सिर्फ वो ताड़ी माड़ी के लेवल पे झोंक नहीं गए तुम लोग, उधर तक नहीं पहुंचे। अभी इधर श्रीकर का नाम भी खराब कर रहे हो, शिखर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब निकालना सीखेंगे हम लोग एन फैक्टर। बाद में कुछ टाइम के बाद वो ओम पुड़ी और क्या क्या आते थे, कुछ आते ना, तंबाकू, हाँ तंबाकू रहता उसको मालूम भी है। अब इसके बाद वो ये रहती है सिर्फ काली मशेरी, सबसे नीचे वाले लेवल होते हैं, वो उनके दांत घुसते ना उसमें। साइंस पढ़ने आए हैं, ये सब सीखने आया क्या मतलब उधर जाके तुम लोग तंबाकू सेकोगे ना दांत घिसने के लिए। आएगा तो कॉकटेल इज अ गुड थिंग, वो तो आना ही चाहिए, वो टैलेंट सबके पास रहना चाहिए जरा। अब देखो चलो एन फैक्टर निकालने के 5 वेज है, ठीक है। अब 5 वेज कौन से है, तो ए बी सी एन एंड वी, ठीक है, ए बी सी एन वी। अब देखो ए स्टैंड फॉर एसिडिटी, ए स्टैंड फॉर एसिडिटी, अब एसिडिटी is number of OH minus donated by base। कैसे भी तूने ऑनलाइन लेक्चर देखा है क्या? ओके तो एसिडिटी, अब देखोगे
हाँ, अब एसिडिटी इज नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड बाय बेस। अब इसमें एग्जांपल लेते कुछ, NaOH। NaOH का एन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक ही OH है। MgOH ट्वाइस। समझे? अब इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अब बेसिसिटी, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय एसिड, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं HCl का 1, ठीक है, H2SO4 का चलो, तो इसका आंसर तो अभी CH3COH 1, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही H प्लस है, COOH ना, बाकी H तो कार्बन को अटैच रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कितने H प्लस देगा? एक। बाकी H जो है वो H है, वो H प्लस है क्या? जो OH को अटैच है, मतलब C डबल बॉन्ड O OH, ये H प्लस बन के बाहर निकलते हैं, समझ में आ रहा है? बाकी निकलेंगे क्या? नहीं समझ में आया होगा। अगेन ये हम लोग आराम से बाद में सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले, एक एक करके, अभी के लिए छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। C स्टैंड फॉर चार्ज। चार्ज किसके ऊपर रहता है बे? आयंस के ऊपर। अभी इलेक्ट्रॉन है, आयंस, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को एग्जांपल आए Cl माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 बोलने का, एन फैक्टर प्लस माइनस से नहीं रहता, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को बोला SO4 माइनस 2, अगर तुम लोगों को बोला N माइनस 3, अगर तुम लोगों को बोला Na प्लस, अगर तुम लोगों को बोला Mg2 प्लस, कुछ समझ में आ रहा है? अब अगर देखा, ये एक्चुअली एक ट्रिक है बट सिंपल है, तो लोगों को इजी लगेगा, इसे बता ही दे रहा हूँ। देखो, अगर तुम लोगों को दिया Al2 SO4 थ्राइस, तो तुम लोग दोनों के एन फैक्टर देखोगे। मुझे बताओ एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज एंड SO4 के ऊपर 3 into 2, समझे कुछ? अगर पूरा एक कंपाउंड है, बोल रहा हूँ ना, अगर रुको, अगर पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है, 2 आयंस का, यहाँ पे एल्यूमिनियम और सल्फेट 2 आयंस थे, दोनों का चार्ज तो अपने को बता रहे थे, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 एंड सल्फेट का चार्ज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने का, वो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का रहेगा एन फैक्टर, समझे? ठीक है, बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगेन इसके ऊपर हम लोग अलग से अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले, इसके ऊपर एक मस्त शॉर्टकट बनता है। तुम लोगों को DPP1 में क्वेश्चन नंबर 4 था, एक मेटल ऑक्साइड है, उसकी उसका क्या बोलते हो, क्या था, वेपर डेंसिटी ऐसे इतनी इतनी कुछ है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स मेटल क्लोराइड, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। वो इस कंसेप्ट से सॉल्व होता है, बट अभी अगेन उस एक कंसेप्ट के लिए मैं वो उतना नहीं पढ़ाते बैठूंगा, वो रेडॉक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। DPP का क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी तक शायद से किसी से सॉल्व हुआ नहीं होगा, होगा ही नहीं, नहीं होगा आज के DPP1 का क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, वो मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड का क्वेश्चन था, वो तो वो रेडॉक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। अब हाँ है, मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन में डाउट पूछा है, रे वो DPP1 या फिर DPP2 में रहेगा। हाँ भाई, मतलब कोई तो किसी भी DPP में क्वेश्चन नंबर 4 है जो सॉल्व होने जैसा नहीं है, बाकी मेरे DPP कहाँ पे है? परसेंटेज नहीं, DPP2 कहाँ पे है? ओके, DPP2 में लगता है, यहाँ पे DPP1 दिख रही मुझे सिर्फ, मैं DPP2 भी दी है ना तुम लोगों को, DPP2 मेरी वाली नहीं दी है, मिली होगी ना? हाँ 1, 3 और 4 है, 2 नहीं है। 2 नहीं मिली, क्यों? फिर क्या? ओके चलो ठीक है। अब इसके बाद n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन अ रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन।
अगेन ये सब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में एकदम प्यार से पढ़ेंगे, 5 लेक्चर। अभी के लिए सिर्फ एक आइडिया देनी है हम लोगों को। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, इसका अगर मैं एग्जाम्पल देने जाऊं, Cu2 plus Zn गिविंग अस Zn2 plus Cu। इसमें ऐसी रिएक्शन आती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इनके लिए पूरा एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। अभी हम लोग एक शॉर्ट में देखेंगे। मुझे बताओ पहले कॉपर का क्या हुआ, कॉपर +2 से किस में गया, कॉपर +2 से 0 में गया। अभी दिख रहा है कि यहाँ +2 चार्ज से यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब मुझे बता जिंक क्या हुआ, जिंक 0 से +2, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब देख बे, पहले अगर तुम लोग देखोगे जिंक Zn से Zn2 में जा रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, डोनेट। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आता है ना बे, इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब मुझे बता कॉपर Cu2 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। अब कॉपर को प्लस से 0 में लेके जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम करना है ना, प्लस चार्ज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, समझे कुछ। तो मुझे बता फर्स्ट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 डोनेट किए गए। सेकंड में कितने, 2। तो दोनों रिएक्शन का एन फैक्टर कितना, 2। ऊपर वाले रिएक्शन का एन फैक्टर कितना, 2। क्यों बताता हूं, देखो भाई, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किया, समझा क्या। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को ट्रांसफर किए। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2। मैंने क्या बोला समझा। अगेन इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, ये जस्ट एक एग्जांपल देके मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। इसका पूरा एक चैप्टर है जो हम लोग आराम से पढ़ेंगे बाद में। एन फैक्टर निकालना बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। एंड अब फाइनली वैलेंसी, वैलेंसी तो लोगों को बचपन से पता है, वैलेंसी एलिमेंट्स की रहती है। अगर तुम लोगों को सिर्फ लिथियम दिखा, उसकी वैलेंसी कितनी बोलोगे, 1 बोलोगे। अगर तुम लोगों को मैग्नीशियम दिखा दो, एल्यूमिनियम दिखा दो, ऑक्सीजन दिखा दो, तो O2 दिखा दो, समझिए। ऑक्सीजन में हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, हमेशा मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक है। अगर ऑक्सीजन होगा तो 2 करेक्ट है, बट अगर O2 दिखा तो 4, बिकॉज एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 की 4। समझे कुछ। अब अगर समझो तुम लोगों को नाइट्रोजन दिखा, नाइट्रोजन की वैलेंसी, बट अगर N2 दिखा तो गेटिंग इट, ठीक है। चलो लिख दो, ये अगेन एक एन फैक्टर का जनरल इंट्रोडक्शन है, आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसे। अभी के लिए लिख दो। फिजिक्स में किसके लेक्चर चालू है अभी, और शशांक सर की। और मैथ्स में बायो में तो अपने पास एक ही फैकल्टी है। क्या है, नहीं चाहिए, अच्छा रिप्रोडक्शन के लिए, समझा समझा। अच्छा ही पढ़ा लूंगा मैं, सीखना है मुझे, मैं तो सीखूं। वो जेई वाले बैठना तभी तुम लोग, ठीक है। जेई मैं मेरे 12th में पढ़ के हो चुका हूँ, मैं बायोलॉजी के लेक्चर जाके बैठा था तभी। वो हर टाइम होता है, हर टाइम, मतलब उस चैप्टर के टाइम पे तो जेई वाले भी पहुंच जाते हैं वहां पे सीखने के लिए। चैप्टर ही ऐसा कुछ है, बस ठीक है। अभी
तुम लोगों ने अब वही बाकी रह गया था अभी, गुटखा तंबाकू, उसके बाद यही बाकी रहेगा। ठीक है चलो, मतलब जिंदगी तुम्हारी इन सब चीजों में ही खराब हो जाएगी। सुधर जाओ अभी भी टाइम है। और रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, ए भाई तू बैठ, इधर लिखो तुम लोग। उसको उसको एक्टिवेट मत करो। ए तू क्या कह रहा, लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ इधर से दूर दूर से बात कर रही है, तुझे फर्स्ट वन पे क्यों बिठा है? चलो हो गया लिख के। हाँ एन प्लस एन ए प्लस, अच्छा वो इन रिएक्शन, वो इन रिएक्शन, इन रिएक्शन, यहाँ पे हाँ, ए गौरी चुप बस। ये मतलब है जैसे एडमिशन कराने में क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें, नहीं वैसे नहीं, ये अतरंगी बच्चे नहीं चाहिए। मतलब आपके बच्चों ने अगर कुछ मस्ती की तो डायरेक्ट घर पे भेजा जाएगा, ऐसे और फनी वनी घर लाने का नहीं इधर। चलो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो इधर से ए हो गया लिख के टाइम पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालना नहीं सीखेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड, निकाल लिया ना गधो, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास। क्या निकालना सीखेंगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर निकालना तो सीख लिया हम लोगों ने। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं तुम लोगों को कंपाउंड दूंगा एंड तुम लोग यहाँ पे उसका निकालोगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास तुम लोगों को m अपॉन n फैक्टर, मतलब देखो एक पहले एग्जांपल समझ लो। अगर तुम लोगों को कंपाउंड दिया HCl, व्हाट इज इट्स n फैक्टर? 1। देखो भाई यहाँ पे तुम लोगों का ना वो अलग अलग कैटेगरीज थी, तो वो इजीली आ रहा था, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तुम लोगों को बेसिसिटी में HCl दिया तो तुम लोगों को H प्लस पता था। एग्जाम में वैसे थोड़ी बोलेंगे कि इसकी बेसिसिटी निकालनी है, तुम लोगों को खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई इसमें तुम लोगों को क्या लिखना है। तो HCl में तुम लोग देखोगे HCl में H प्लस कितने H प्लस है? 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। तो तुम लोग इसका इक्विवेलेंट मास कैसे लिखोगे? मोलार मास अपॉन 1। मोलार मास एग्जाम में निकाल लोगे, बहुत सी बार एग्जाम में मोलार मास निकालने की जरूरत भी नहीं रहती, बस इतना करके खत्म। हाँ मतलब ऑप्शन में m/1 m/2 m/3 m/4 ऐसे ऑप्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलार मास, मतलब m अपॉन 1 2 3 4 ऐसे ही रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं कभी भी नहीं रहेगा ऐसा नहीं, बट बहुत सी बार ये इसी टर्म्स में रहता है। कभी कभार रेयरली तुम लोगों को मोलार मास निकालना पड़ता है, पूरा कंपाउंड का लेना है। मतलब हाँ चलो एक पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। मुझे बताओ HCl का मोलार मास कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा 36.5 अपॉन 1, दैट्स इट, आंसर इज 36.5। समझा? ओके चलो और एक एग्जांपल पूरा सॉल्व कर लेंगे। H2SO4 व्हाट इज इट्स एन फैक्टर? 2। एन फैक्टर इज 2, तो अभी मोलार मास कितना है? तो m अपॉन 2 एंड मोलार मास कितना रहता है? तो 98 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा? ये समझ में आ रहा है? ओके हाँ बाय द वे, इसका यूनिट अभी तक हम लोग मोलार मास के यूनिट लिखते थे ग्राम पर मोल, क्या लिखते थे? ग्राम पर। बट अभी ये इक्विवेलेंट मास है, मतलब मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट आएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। यूनिट समझ में आ रहा है? देख मोलार मास मतलब मास ऑफ वन मोल, इक्विवेलेंट मास मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, समझा? तो एक इक्विवेलेंट का मास तो ग्राम पर इक्विवेलेंट, हाँ मतलब पर या फिर इनवर्स सेम ही रहेगा। चलो अब
मोलार मास ऑफ MgOH ट्वाइस, ठीक है। एन फैक्टर कितना 2, तो आएगा m/2, ये समझे। ओके, अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2 SO4 ट्वाइस, वो जो ट्रिक बताई थी ना वो यहाँ पे काम आती है। हाँ, अब तुम लोगों को पता है क्या आएगा 6 नीचे आएगा, बराबर। तो ये +3 ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं ना अभी। ओके, तो ये हो जाएगा मोलार मास अपॉन 6। समझ में आ रहा है कुछ पक्का? ओके, नेक्स्ट मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन O2, ये पूरा निकाल के दिखाओ मुझे, पूरा इसका मोलार मास इक्विवेलेंट मास, मुझे पूरा इक्विवेलेंट मास इसका चाहिए, कितना आएगा? 8। बाद में पढ़ाया था ना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 की 4, तो यहाँ पे मिस्टेक होती है, मोलार मास अपॉन 4 करना पड़ता है। मोलार मास अपॉन 4 मतलब 32/4, आंसर कितना आएगा 8। ये यूनिट क्या आएगा ग्राम पर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, लाइकवाइज ऐसा तुम लोग समझ में, ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेते बैठ सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो एक और एक ले लेते हैं, NaCl, वेरी नाइस, बिकॉज Na+1 Cl-1 +1 into +1 मतलब 1 into 1 1, तो ये हो जाएगा m/1, ठीक है। भावना पहुंची, अभी क्वेश्चन करेंगे। कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता साइन से, n फैक्टर इज जस्ट अ नंबर। वो रेडॉक्स में मैं याद कराऊंगा, उसके लिए रूल्स रहते कुछ, वो रेडॉक्स में कराए जाएंगे। लेक्चर अननेसेसरली लेंदी हो जाएगा, प्लस हम और फिर मोल के लिए मोल कंसेप्ट के और लेक्चर्स बढ़ेंगे। तुम लोगों को लगा मोल कंसेप्ट कितना बड़ा टॉपिक है, उसके लिए जितना है उतना पढ़ेंगे। एंड फिर रेडॉक्स में वो अलग से नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी नहीं बोल के 9 से 10 लेक्चर लगेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ 20 आवर्स ऑलमोस्ट, यस। चलो हाँ, एक दिन पूरा बैठ जाओ, सुबह से शुरू करेंगे मैराथन लेक्चर। हाँ, अगर सुबह से बैठे ना बस खत्म बात, विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, मतलब आपने बार मैं वही आगे वही बोलने ही वाला था मैं, तूने मेरे को मुंह से बात ही निकाल दी। तो जिनको कॉफी की आदत है वो कॉफी लाए, जिनको चाय की आदत है वो चाय लाए, जिनको हाँ जिनको चाय में रेड लेबल की आदत है वो रेड लेबल। चलो वे टाइम पास। अब नॉर्मलिटी के फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, देखो नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी का सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला एन फैक्टर, ये तो बहुत बार कभी कभार यूज हो ही जाता है, मतलब एकदम इजी फॉर्मूला है, ठीक है। बट कभी किसी की सिचुएशन में तुम लोगों को डायरेक्ट मोलरिटी निकालने नहीं मिली, तो व्हाट वी विल डू, so in such case we'll use the complete formula which is number of equivalents upon volume in liter, and number of equivalents का formula क्या रहता है n into n factor। समझ में आ रहा है? upon volume in liter। चल नहीं, अरे मैंने खुद ने नहीं बनाई, बट हाँ तुम लोग खुद से बना लो, मतलब हर दिन के बाद एक बुक साइड में रखने की, कुछ कोई बच्चा यहाँ पे रख भी रहा था, कैरी कर रहा था। हाँ ओके, नहीं पर नहीं था, नहीं वैसे बुक नहीं, मतलब दो नोट्स दे, 2 नोटबुक थी किसी के पास, तो तेरे पास थी हाँ। साइड में एक जगह पे फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला आया तो उस बुक में लिख रहा था, मैंने उस दिन देखा था, कोई तो था। तो एनीवे चलो लिख दो ये, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। हो गया हाँ? नहीं मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके तो हो गया ये, आगे बढ़े। मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही है यहाँ पे,
चलो हो गया। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के मारने का मन, पकड़ पकड़ के मारने का मन करता है इतनी। ओके चलो क्वेश्चन लो। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ पाई मोलार, पाई मोलार mg, find normality of, normality of pi molar mg OH twice. Find five, find पहले find है, find normality of 5 molar mg OH twice. बस इतना, ठीक है। करेक्ट। चलो तो क्या आंसर आ गया सबको, n इंटू एन फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, इसका आंसर सबको समझा अभी। मोलैरिटी, हाँ मेरा क्वेश्चन, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अब हाँ, नॉर्मलिटी का यूनिट देखो, नॉर्मलिटी के यूनिट्स देख लो, यूनिट भी एकदम इजी। यूनिट, नॉर्मलिटी का पहला यूनिट आता है कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब नॉर्मल, करेक्ट। जैसे मोलार था वैसे नॉर्मल, ठीक है। और देखो भाई, ऊपर इक्विवेलेंट्स है, नीचे वॉल्यूम मतलब लीटर, तो इक्विवेलेंट्स के यूनिट EQ पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। ऊपर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ना भाई, जैसे मोल के लिए हम लोग MOL लिखते हैं, इक्विवेलेंट्स के लिए हम लोग EQ लिखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या नहीं, अलग अलग फॉर्मूला आ सकते हैं, देखेंगे, यूनिट सेम रहेगा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी ऑफ 9 नॉर्मल, 9 नॉर्मल, नॉर्मल N H3PO4 phosphoric acid, H3PO4 बहुत जगह पर आया आंसर ये। इसके आंसर सबको समझ में आ रहे हैं, दो ही फॉर्मूला है, 9/3। देखो भाई, तुम लोगों को नॉर्मलिटी दे के रखी है 9, तो n इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तुम लोगों को दे के रखा है तो मोलैरिटी विल बिकम नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर। नॉर्मलिटी दी है 9, n फैक्टर आएगा 3, आंसर आएगा 3 मोलार। समझे ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या? हाँ अभी मतलब और कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चंस बाकी है, और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बस। चलो क्वेश्चन, हाँ आज के दिन में हो जाएगा अपना लेक्चर अभी। तुम लोगों की डीपीपी सॉल्विंग कितने बजे तक होती है? हाँ ठीक है, 1 बजे तक। चलो करो, कंटिन्यू करो। क्वेश्चन, क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड मास ऑफ, मास ऑफ sulfuric acid required to prepare, find mass of sulfuric acid required to prepare, required to prepare one normal, one normal 2 liter, one normal 2 liter solution, one normal 2 liter solution, ठीक है। solution, हाँ नहीं, अब देखो भाई, तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन इससे निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, इतनी मेहनत देख, सेकंड फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा। तुम लोगों को एक चीज की बहुत आदत
तो 1/2 विच इज 0.5। तुम लोगों को मोलरिटी मिल गया ना, तो मोलरिटी आ गई 0.5। इसके आगे का तुम लोगों को मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मोलरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। उसके क्वेश्चन पहले से हम लोगों ने बहुत बार किए हैं ना, क्यों कुछ नया अप्लाई कर रहे हो? समझा मैंने क्या बोला? मोलरिटी निकालो, मोलरिटी से सॉल्व करो, एकदम इजी हो जाएगा। मोलरिटी के क्वेश्चन की आदत तुम लोगों को पड़ गई है, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो फिर मोलरिटी हम लोग का 0.5 सॉल्यूशन इज 2 n upon 2 n into t n into 2 नहीं, अच्छा n upon 2 मतलब, अच्छा हाँ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? m into 2, हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल है एंड 1 मोल H2SO4 का मास निकालना है। देखो मैं, मोलरिटी तक सबको समझ में आया? इधर तक किसी को कुछ डाउट नहीं ना? अब मोलरिटी की तुम लोगों को बहुत अच्छी आदत है, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोलरिटी इज 0.5 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है, आंसर कितना आएगा? अब तुम लोगों को 1 मोल H2SO4 का मास निकालना है, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, समझ में आ रहा है कुछ? तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल आया 1, 98 है इसका मोलर मास, आंसर आएगा 98 ग्राम। अरे समझा ये कैसे किया? तुम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट वो नया फॉर्मूला सीखना क्यों ना मैंने? किससे? सेकंड फॉर्मूला से भी डायरेक्ट आंसर आएगा, यस। उधर से भी तुम लोगों को एन फैक्टर और वॉल्यूम पुट करके नंबर ऑफ मोल्स 1 मिल जाएंगे, नो डाउट। ओके, हो गया ये? आगे बढ़े, चलो। और एक क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, find the volume of solution, find the volume of solution which is prepared by using 80 gram NaOH, 80 हाँ 80 gram NaOH with phi n concentration, with phi normal concentration। ए टाइम पास, इधर देख कितना टेम्परेचर किया उसका भी, तुझे बोला कितना था मैंने रखने के लिए? नहीं, मैंने बिगिनिंग में कितना बोला था रखने के लिए? 60 पता क्यों की? दे इधर एसी का रिमोट गधे, 24 बोला था ना? बाद में सबको ठंड लगती है, टाइम पास चालू रहते तुम लोगों का। पहले ही बोला था मैंने 24 रखने के लिए, तो तू कम क्यों कर? हैं? कितना? ओके होगा, हाँ। आ गया आंसर? ओके, ये देखो भाई, ये NaOH तो एकदम इजी है, क्यों पता है? इसमें n फैक्टर 1 है, n फैक्टर 1 मतलब मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं, ठीक है? वो एक ना एक सिंगल होना चाहिए इसलिए, ये समझ रहे हो? करो, ट्राई करो। तो पाई है आया आंसर कितना? 5 मोलार। बाद में तुझे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना है? हाँ तेरा आंसर करेक्ट है, तूने जो बोला। करूँ मैं सॉल्व? 2/5। ये देखो भाई, पहले तुम लोगों को मोलारिटी निकालनी है और कुछ नहीं, ठीक है? अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे? देखो, पहली बात तुम लोगों को नॉर्मलिटी दी है विच इज पाई नॉर्मल, ठीक है? तो तुम लोग यूज करोगे मोलारिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो? एन फैक्टर कितना है इसका? 1, तो तुम लोगों को मिलेगा
5/1 मतलब 5 मोलर, मतलब तुम लोगों को मोलरिटी मिल गई, समझ में? अब एक बार तुम लोगों को मोलरिटी मिल गई तो तुम लोग मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बट यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मोल्स दिए गए पहले से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे किसके, NaOH के। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो गिवन मास इज 80, मोलर मास इज, आंसर आएगा 2 मोल। तो मोल्स मिल गए, मोलर मास भी मिला हुआ है, सॉरी मोलर मास नहीं, मोलरिटी भी मिला हुआ है। मोलरिटी इज 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 2/V इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा भाई? 2/5। अरे समझे क्या? आंसर आएगा 0.4 लीटर। 0.4 लीटर को ऑप्शन में तुम लोगों को 400 ml लिया रहेगा, क्या भरोसा? समझा ये? पक्का? ओके। तो देख भाई, नॉर्मलिटी इसमें सिर्फ एक ही नई चीज आई थी, कौन सी नई चीज थी वो? एन फैक्टर। अगर तुम लोगों को एन फैक्टर निकालना है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी में कुछ फर्क नहीं है। अरे ये समझा क्या? हर क्वेश्चन में मोलरिटी निकालो और उधर से आंसर सॉल्व करो, बहुत इजी हो जाएगा। समझे? पक्का? आगे बढ़े अभी। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मस्त लॉ, एकदम मस्त, ठीक है? लाइफ एकदम सुकून भरी कर देते हैं। देख भाई, अभी तक हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा था ना। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में एक लिमिटेशन थी, क्या पता है लिमिटेशन? हर टाइम रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है, बराबर? विदाउट रिएक्शन बैलेंसिंग तुम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं। बट यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने अपने को रिएक्शन बैलेंस करना रुका देता है, मतलब रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कैसे हो पहले देख लो। देखो, समझ कि मैं रिएक्ट कर रहा हूं HCl विथ NaOH, ठीक है? इन दोनों HCl का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कितना है पता है? इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। ये लॉजिक समझ में आया? अब मुझे बता, इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? H2O प्लस NaCl। ये बताया रिएक्शन। अब ये रिएक्शन पहले से बैलेंस थी, बराबर? अब दूसरा सिनेरियो देखो, अच्छे से देखो। H2SO4, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलार। मुझे बता, HCl और H2SO4 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्या? सेम है, दिख रहा है ना? सेम, बराबर? तो दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों के साथ सेम अमाउंट ऑफ NaOH रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बराबर के? तो देखते करके रिएक्ट। तो प्लस NaOH, इसे अगर मैं 1 मोलार ले लूं, इसे अगर मैं 1 मोलार ले लूं तो हाँ, अपने को क्या चाहिए? Na2SO4 प्लस क्या मिलेगा? 2। अब मुझे बताया कितने Na लगे बे? 2 लगे ना, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स होना चाहिए था। तुम लोग मुझे कैसे बोल रहे हो कि एक ही मोलार NaOH लगेगा? एक H2SO4 को कितने NaOH लगे? 2 लगे, तो 1 मोलार के लिए कितने मोलार लगने चाहिए? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है लॉजिक? पक्का? इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम? तो अपने मोलारिटी की लिमिटेशन समझ में आ रही है? दोनों एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहते हुए भी दोनों को सेम अमाउंट ऑफ बेस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? ओके। तो ये यहाँ पे लिमिटेशन आ गई थी, तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या निकाला? नॉर्मलिटी। दूसरा क्या कंसेप्ट लाया हम लोगों ने? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब नॉर्मलिटी है ना, हाँ देख, हाँ नहीं, मोलरिटी सेम है, दोनों की मोलरिटी सेम है ना, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहना चाहिए? तो दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों को सेम बेस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मतलब सेम अमाउंट लगनी चाहिए बेस की, बट लग रही है क्या? तो दैट वाज द लिमिटेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मोलरिटी की ये लिमिटेशन थी कि यार ये दोनों एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिखाएगा, बट दोनों एसिड को सेम बेस लगेगा क्या? नहीं। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या लाया? समझ में आ रहा है कुछ? अब नॉर्मलिटी इससे इक्वेट कैसे कर पाता है? देखो भाई, नॉर्मलिटी में एक नया फैक्टर आ जाता है विच इज एन फैक्टर, बराबर ना? तो देख, अगर मैं ये दोनों की नॉर्मलिटी निकालने जाऊं तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl कितना आएगा? 1 आएगा। अरे बराबर ना, क्योंकि मोलरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ HCl इज 1, तो मोलरिटी 1 इंटू एन फैक्टर 1, तो ये हो जाएगा 1 नॉर्मल। बट H2SO4 में अगर मैं नॉर्मलिटी निकालने जाऊं तो H2SO4 की नॉर्मलिटी कितनी आ गई?
1 into 2 which is 2 नॉर्मल। अब मुझे बता, तुम लोगों को दिख रहा है क्या कि ये दोनों की एसिडिटी सेम डिफरेंट है, इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो इन दोनों को सेम बेस लगेगा क्या? तो मुझे बता, मोलरिटी की लिमिटेशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहते वक्त तुम लोगों को सेम अमाउंट ऑफ बेस लगे, ये कंपलसरी नहीं था, बट यहाँ पे हुआ कि नहीं वो कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये अभी सेटिस्फाई कर रहा है क्या अपने पहले वाले सिचुएशन को? देख यहाँ पे अभी 2 के लिए 2, मतलब हाँ बाय द वे, अब NaOH की नॉर्मलिटी निकालो। NaOH का एन फैक्टर कितना आता है? 1 ही आता है। NaOH का एन फैक्टर अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 into 1 कितना होगा? 1 नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 into 1। NaOH का एन फैक्टर 1 ही ना बे, 2 मोलर, तो 2 into 1 कितना हो गया? 2 नॉर्मल। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बता, सेम हो गया ना बे, 1 नॉर्मल के लिए 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल के लिए 2 नॉर्मल, समझ में आ रहा है? बट पहले वाले में ऐसा था क्या, 1 के लिए 1 इधर फॉलो हो रहा था, बट यहाँ पे 1 के लिए 2, मोलरिटी की बात कर रहा हूँ। मोलरिटी में हमेशा 1 के लिए 1 मोलर लगे, ऐसे कंपलसरी है क्या? 1 के लिए 2 लग सकते हैं, 1 के लिए 3 लग सकते हैं, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का। और एक एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। HCl प्लस AlOH राइस 1 मोलर, ठीक है? अब ये 1 मोलर के लिए कितने HCl लगने चाहिए? मतलब हाँ 1 लगना चाहिए अपने को लगता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा तो रिएक्शन खत्म होगी। तो हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो देख बे, एक H एक OH के साथ जाके क्या बनाएगा? H2O, समझ में आ रहा है? अब ये H2O बनने के बाद तुम लोगों को और कितने OH बचे हुए दिखेंगे? 2 बचे हुए दिखेंगे ना, मतलब तुम लोगों को 3 OH है, 3 OH के लिए 3 H लगेंगे, तब जाके कितने H2O बनेंगे? ये समझा क्या? HOH H2O बनाता है, बाकी जो Cl बचे किसके साथ कंबाइन होंगे और तुम लोगों को क्या मिलेगा? अब मुझे बता, तुम लोगों को एक AlOH ट्वाइस के लिए कितने HCl लगे? 3 लगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब 1 मोलर के लिए कितने लगेंगे? मुझे बता, मोलरिटी का कैलकुलेशन विदाउट बैलेंसिंग के तुम लोग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, बराबर। बट नॉर्मलिटी में यही चेंज होते हैं। देखो नॉर्मलिटी, मुझे बता AlOH ट्वाइस की नॉर्मलिटी कितनी आएगी? 3 आएगी। मतलब देख भाई 1 into एन फैक्टर कितना है इसका? 3, तो 1 into 3 बन गया 3 नॉर्मल। अब देख भाई इधर 3 into HCl की मोलरिटी 3 थी, बट एन फैक्टर तो 3 नॉर्मल अगर है तो तुम लोगों को 3 नॉर्मल HCl लगेगा, ये गारंटेड रहता है। बट मोलरिटी में अगर 1 मोलर है तो 1 मोलर लगेगी, गारंटेड है क्या? इट कैन बी 3 मोलर, इट कैन बी 2 मोलर, इट कैन बी 1 मोलर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मोलरिटी की यही डेफिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन थी। हाँ डेफिनेशन नहीं, लिमिटेशन थी कि तुम लोगों को हमेशा क्या करना पड़ता था? रिएक्शन बैलेंस। विदाउट बैलेंसिंग तुम लोग कर सकते हो क्या? बट नॉर्मलिटी में तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर 3 नॉर्मल है तो 3 नॉर्मल ही लगेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग पढ़ेंगे, ये लिख के ये मत लिखना इसमें, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया वो तुम लोगों को बाद में याद भी नहीं रहेगा। बोलो। एक कंपाउंड की दी अगर रिएक्टेंट से कंपाउंड की मोलरिटी दी है तो सेकंड कंपाउंड हम कुछ गेस भी कर सकते हैं ना? हाँ नहीं, सेकंड कंपाउंड की नॉर्मलिटी हम लोग गेस कर सकते हैं कि अगर इसकी 2 नॉर्मल है तो उसकी भी 2 नॉर्मल, इसके 3 है तो उसकी भी 3, वैसे प्रोडक्ट का भी सेम होगा। करेक्ट बोल रहे हैं, सही पकड़ा है। ओके इधर से कुछ तो ओके, तो याद रखो हाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हेडिंग डालना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसके क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करेंगे रिडॉक्स में। आज हम लोग यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे। बोलो। कभी एक ही दिया एक ही दिया, दूसरा कुछ तो दिया रहता है, मतलब दूसरे का कुछ तो डेटा दिया रहता है, क्योंकि एक सिंगल चीज रिएक्ट नहीं कर पाएगी ना ऐसे। हाँ डिकम्पोजिशन होता है, तो तभी प्रोडक्ट, जैसे इसने बोला तो प्रोडक्ट की इक्विवेलेंस पूछ रहेंगे, तभी प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा, एक ही अगर होगा तो। ओके, तो नेक्स्ट रीडिंग डालना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है? डिक्टेट करने वाला हूं मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बड़ी मन में बोल रही है कंट्रोल कंट्रोल गाड़ी कंट्रोल। चलो तुम देखो उस तरह से। चलो बताओ, लिखे होगे, हेडिंग लगे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ इज in a chemical reaction
in a chemical reaction, equal equivalence of equal equivalence of equal equivalence of reactants are reacted equal equivalence of reactants are reacted and equal equivalence of reactants are reacted and equal equivalence of products are formed. Equal equivalence of products are formed. Products are formed. Okay? Equal equivalence of products are formed. Now what is the meaning of this? देखो बे, हाँ लॉ ऐसे ही रहते हैं, क्या करें? अब देखो एक्चुअल में मीनिंग बहुत इजी है. कोई एक रिएक्शन है, ये देखो बे, ये रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ए और बी. तो जैसे लॉ ने बोला, लॉ ने क्या बताया अपने को? इक्वल है. हाँ, दोनों ए और बी जो रिएक्टेंट है उनके इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे. समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी which is equal to equivalent of C. because देखो भाई आगे ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया. तो equal equivalent of reactants are reacted to form, उसके आगे क्या लिखा था? To form equal equivalents of the product. बराबर के नहीं? तो जितना इक्विवेलेंट तुम लोगों ने ए और जितना इक्विवेलेंट तुम लोगों ने बी यूज किया उतने इक्विवेलेंट्स सी और डी के बनेंगे. प्रोडक्ट्स के लिए उतना आएगा, मतलब करेक्ट. समझे? मतलब जैसे उसने बोला अगर लोग इधर 3 और 3 नॉर्मल यूज कर रहे हो तो AlCl3 भी 3 नॉर्मल बनेगा, वाटर भी. पानी की कॉन्सेंट्रेशन कोई पूछेगा नहीं है, डोंट वरी. मतलब दोनों को किसी को डाउट है पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालने, कोई नहीं पूछता. ठीक है, ओके, हो गया ये समझा? अरे हाँ ना, पानी से याद आया, एक जी का क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ है. बोलो. तो ये +3 है -1, 3 into 1 3, n फैक्टर 3 आएगा इसका. एक क्वेश्चन देंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ये लॉ समझा? नहीं तो बता रहा हूँ. ये देखो पहली बात एकदम सिंपल है. ये इधर कुछ समझा था मैंने क्या बताया था? नॉर्मेलिटी इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. बराबर. तो इक्विवेलेंट्स में यही एक जादू है. इक्विवेलेंट्स में तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती. विदाउट रिएक्शन बैलेंसिंग तुम लोग इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो. बस क्या पता रहना चाहिए अपने को? एन फैक्टर. क्या पता रहना चाहिए? देख भाई ये एन फैक्टर ही वो जादुई चीज है जो रिएक्शन को, जो देख भाई इधर हम लोग ने HCl के 3 मोल क्यों लिए थे? क्योंकि यहाँ पे 3 OH थे. 3 OH के लिए 3 H लगते हैं ना बे. और वो 3 का अकाउंट यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ OH माइनस. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एन फैक्टर ही वो चीज है जो रिएक्शन को बैलेंस अपने आप कर देती है. समझ में आ रहा है? तो लॉ इज क्वाइट सिंपल. देखो लॉ क्या बताता है हमको? इन अ रिएक्शन all the equivalents of reactant will always be equal. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब A और B, अगर A और B और C तीसरा कोई रिएक्टेंट है ना तो सबके इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. एंड जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट है उतने इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट्स के बनेंगे. समझ में आ रहा है कुछ? पक्का. अब इसमें अपने को सिर्फ क्या चाहिए? और अपने को निकालने आना चाहिए इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट के फॉर्मूलाज बताओ. फॉर्मूलाज ऑफ इक्विवेलेंट्स. वेरी नाइस. पहला फॉर्मूला इक्विवेलेंट क्या था? n into n फैक्टर. बराबर. दूसरा फॉर्मूला जो अभी इसने बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का दूसरा फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. देखो बे नॉर्मलिटी इज किधर गया? नॉर्मलिटी इज इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को उस तरफ लेके जाओ तो n into वॉल्यूम. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब मुझे बता
n मतलब क्या भाई, n इंटू मोलरिटी इंटू n फैक्टर ना। तो n की तो यहाँ पे n के अगर मैं फॉर्मूला को पुट करूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। समझे? ये 3 फॉर्मूलाज अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। समझे? ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर होगा, डोंट वरी। बोलो। n फैक्टर कांस्टेंट होता है क्या? हाँ, मतलब एक रिएक्टेंट के लिए, मतलब HCl के लिए n/1 बट H+4 का 2 वैसे। नहीं तो दोनों का सेम नहीं आएगा ना कांस्टेंट। हाँ, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। क्वेश्चन बताओ। ओके, बेचारी उदास हो गई। उधर उसके चेहरे पे देख के इसमें हंसी है। उधर से उदास। ये तेरे लाइफ में इतने दुख क्यों है बे? तेरा नाम क्या, मैं भूल गया। क्या नाम है? भाविन। भाविन और भाविन, तू फर्स्ट लेक्चर है आज का? मतलब मेरा आपके लेक्चर में बैठा ही नहीं है आज, आता ही नहीं है। क्यों? मतलब तूने एडमिशन लिया है बट तू लेक्चर को नहीं आता, ऑनलाइन बैठता है वो भी नहीं। पिछले 3 लेक्चर। अच्छा, ओके, बैठ जा। अरे बहुत टाइम लगेगा उसको, बैठ जा बैठ जा। बाकी को दिखेगा नहीं, बैठ, क्लास डिस्टर्ब होगा। भाविन एकदम दुखी आदमी है। हाँ, मतलब मुझे वर्ड यूज नहीं करना था क्योंकि वहां पे भी चला जाएगा। बड़े थे, शक्ल देखो ना बेचारे की ऐसे एकदम। चलो क्वेश्चन लो बहन। बाद में तो उसने मतलब रेयरली ऐसे ऊपर भी देखा है, उसको क्या चालू है क्या पता बाबा, कुछ नहीं समझ। तो सीटी बोर्ड, बोर्ड्स के लिए है। चलो क्वेश्चन लो बहन। क्वेश्चन, फाइंड find volume of find volume of NaOH required, volume of NaOH required, NaOH required for complete neutralization of, क्योंकि वो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH था ना, वॉल्यूम ऑफ और उसके ऊपर लिखना 0.2 मोलार, 0.2 मोलार वॉल्यूम ऑफ के बाद 0.2 मोलार NaOH रिक्वायर्ड। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलार NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 ml 0.2 molar H2SO4, 100 ml 0.2 molar H2SO4। ये देखो ये अभी कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों को बहुत नया नया है, इसलिए ये फटाक से नहीं हो रहा है, तुम लोगों को सूझना नहीं होगा। बट यूजुअली देखो, सुनो अच्छे से सुनना, जब दो चीजों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहना है, बाद में अपने को ये आदत पड़ जाती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होता है, जब दो चीजों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है ना, दोनों को कंप्लीट रिएक्शन के लिए सेम अमाउंट लगती है। अमाउंट मतलब वॉल्यूम, यूजुअली मैंने बोला, मतलब यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यहाँ पे दोनों का कितना है 0.2 मोलार 0. तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। बट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया वो कितना, कौन सा दिया है, मोलरिटी में दिया है। मोलरिटी ये फॉलो नहीं करता, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहता ना तो हाँ, तो दोनों के लिए वॉल्यूम भी सेम रहेगा, 100 समझ में आ रहा है? हाँ, बट यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा। अब बाय द वे वॉल्यूम पूछा है, ग्राम में ही, मास में नहीं आएगा ना, ml। बट हाँ, करेक्ट आंसर है। अरे गधे, वॉल्यूम है ml, 200 ml, वही तो बोल। इसने बोला है, तू ग्राम ही बोला ना, 200 ग्राम। अरे सर बाद में मैंने बोला सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद सॉल्व करो अभी। हाँ करेक्ट, जरा आंसर करेक्ट है,
करेक्ट। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, सो सॉल्व गिर जाएगा तो ये वो स्लॉथ रहता है ना, स्लॉथ मतलब अलग लेवल का स्लो आदमी है, अलग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, क्वेश्चन किन के ऊपर है, H2SO4 एंड NaOH। तो तुम लोगों को उन दोनों के इक्विवेलेंस इक्वल करने, मतलब क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। समझे? फिर तुम लोग सोचोगे कि यार हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, मतलब फॉर्मूला नंबर 1, 2 या 3, और वो कैसे पता चलेगा भाई, सीइंग डेटा। डेटा देखो वॉल्यूम दिया और एन दिया है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। थर्ड फॉर्मूला बिकॉज दे हैव गिवन अस मोलरिटी, तो मोलरिटी दिया है तो तुम लोग सबके m into v into n फैक्टर इज इक्वल्स टू m into v into n फैक्टर। मुझे पता है H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी है, 0.2। ओके, वॉल्यूम 100, n फैक्टर, हाँ ये तुम लोगों को दिया नहीं रहता बे, निकालना ये पता रहना चाहिए, मतलब निकालना पड़ता है, करेक्ट। अब NaOH का है मोलरिटी 0.2 इंटू v वॉल्यूम, वही तो निकालना है, इंटू n फैक्टर कितना 1। NaOH एक OH, n फैक्टर 1, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब देखो भाई ये 0.2 कट कट, वॉल्यूम कितना आएगा 200, यूनिट क्या आएगा, अरे ये समझे पक्का लिखो। किसी ने कुछ बोला ना सर, डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं बट ये अभी नहीं नहीं नहीं, ये इजी तो है बट आगे जाके ना तुम लोगों को रेडॉक्स में ऐसी रिएक्शन आती है जिन्हें बैलेंस करने के लिए 2 से 3 मिनट, मतलब ऐसी रिएक्शन आएंगी जिन्हें बैलेंस करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। बोल मैंने एक को अगर सब डेटा दिया हुआ है तो उसका मैंने वो निकालने में इक्विवेलेंस, फिर वो इक्विवेलेंस को NaOH पे लगाएंगे क्योंकि सेम ही है, उसके बाद उसके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सेम वो भी चलेगा बट ये एट अ टाइम सब कुछ कर रहे हैं ना, मतलब ये सिंपल मेथड है। तूने जो बोला मैंने भी वही किया है बट मैंने एट अ टाइम सब कुछ अप्लाई कर दिया एक साथ। यही मेथड हम लोग ट्राई करेंगे कि यही हो यूज, बट हाँ तेरी मेथड भी करेक्ट है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। ये समझा? और एक क्वेश्चन दो नेक्स्ट। एग्जाम के हाँ सब अलग-अलग कंज्यूमिंग होता है वो, नहीं नहीं सेम ही आएगा क्योंकि मैंने भी वही किया है, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 निकाले और NaOH के साथ इक्वेट किया मैंने, एक साथ किया। तूने अलग अलग, तो ट्राई करना वापस, खुद से ट्राई कर, अलग आंसर आ रहा है तो सेम आंसर आने की कोशिश कर। चलो बताओ क्वेश्चन, फाइंड mass of NaOH, find mass of NaOH which is required for complete neutralization of mass of NaOH, which is required for complete neutralization of 0.3 molar phosphoric acid H3PO4, phosphoric acid H3PO4, phosphorus acid H3PO3 पूछा ना तूने, phosphorus, हाँ मैंने phosphoric H3PO4, क्वेश्चन में H3PO4 है, H3PO4। ओके तो ये खुद से ट्राई करो एक बार, मैं सॉल्व करने ही वाला हूँ। देखो भाई यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ इक्विवेलेंस ऑफ H3PO4 को
इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के साथ इक्वेट कर रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज, नहीं जरूरत ही नहीं है. अच्छा वॉल्यूम मतलब, अच्छा ओके, अच्छा ओके सॉरी 50 ml 0.3 मोलर करो उसको. हाँ चलेगा. 50 ml मतलब H3PO4 which is 50 ml, ऐसे ही लिख दो आगे. H3PO4 50 ml. ठीक है, वो वॉल्यूम देना ही रहेगा ना मेरा, भूल गया एक्चुअली डेटा कम करना. हाँ अब देखो बे, पहली बात H3PO4 के लिए तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1.2 सेकंड. मोलरिटी दी है ना, H3PO4 की मोलरिटी दी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बट NaOH के लिए तुम लोगों को मोलरिटी नहीं चाहिए, तुम लोगों को क्या निकालना है? मास. कौन सा यूज करेंगे? मास निकालने के लिए तुम लोगों को लगता है नंबर ऑफ मोल्स. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो उसके लिए तुम लोग यूज करोगे n into n फैक्टर फर्स्ट फॉर्मूला. मैंने क्या बोला समझा? डेटा देख के फॉर्मूला डिसाइड करना है. 3 ही फॉर्मूला है, बट तीनों फॉर्मूला कब किधर यूज करने वो पहचानने में टैलेंट चाहिए अपने को. ठीक. अब देखो भाई, पहली बात यार, H3PO4 के लिए हम लोग यूज करेंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, बट NaOH के लिए हम लोग यूज करेंगे n इंटू n फैक्टर. समझ में आ रहा है? अब सारी वैल्यूज पुट करो, मास निकालने की खुद से कोशिश करो. गलत. इसलिए सब जन खुश हो गए ना. 0.045 ml. नहीं लीटर बोला है क्या? मतलब 0.9 into 0.05. नहीं बताओ जरा, एक मिनट मुझे वर्किंग दिखाओ तो मुझे भी, क्योंकि आंसर खुद को निकालना पड़ेगा ना पहले. ये 0.05 बोले कि अच्छा ओके क्या है 0.0. ओके हाँ समझा. हाँ तो जरा जो अच्छा मतलब तू ऐसे मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, तो फाइनल आंसर बता ना कितना आ रहा है. बाय द वे नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए मुझे. हाँ फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. हाँ करेक्ट. तो क्या कर सकता कर ट्राई कर. तेरी मिस्टेक क्या है पता है? तूने वॉल्यूम ml में लिया है, और नॉर्मलिटी निकालते वक्त या फिर मोलरिटी में वॉल्यूम लीटर में रख. चलो अभी मतलब सबको स्कीम पता चल गई. तेरा आंसर 1.2 ग्राम आएगा, केजी नहीं सर, उतना ही डिफरेंस है. बाकी करेक्ट तेरा आंसर. हो जाएगा कर. 0.04 पे आएगा ना ये जो कुछ है. क्या गिवन मास देखते, मैं खुद निकाल के देखता हूँ. बता कैलकुलेशन. तूने फॉर्मूला भी उल्टे अप्लाई किया, फॉर्मूला पूरा उल्टा सुल्टा अप्लाई किया. ए देखो मैं सॉल्व करके दिखाओ अभी. 0.18 1.8. ओके जो आंसर आ रहा है वो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा. अब देखते हैं. चलो मैं सॉल्व करूं. इधर बाकी लोग तुम लोग ट्राई कर रहे हो ना. ओके अब पहले कितना 0.6. चलो देखते हैं. अब पहली बात मोलरिटी H3PO4 की कितनी दी है? 0.3. वॉल्यूम कितना दिया है? एंड ये ml में है. एंड नंबर n फैक्टर कितना दिया है? विच इज तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है. NaOH का n फैक्टर 1. अब ये सबका मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को सिर्फ. देख भाई 3 into 50 150, 153 था 450. तो तुम लोगों को n की वैल्यू अब ये हो जाएगा 450, बट 450 में एक पॉइंट है तो यहाँ पे मैंने पॉइंट अटैच कर दिया. ये समझे क्या? विच इज इक्वल्स टू n. बट ये मोल नहीं मिला बे. ये एक नया कंसेप्ट तुम लोगों को एक इधर एक्स्ट्रा का पढ़ा रहा हूँ मैं. देखो हम लोगों ने वॉल्यूम किसमें यूज किया, तो ये मोल नहीं मिले, ये मिले हाँ ये मिले मिली मोल. देख बे मिली
देख ये मिली जो है ना, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन पार्ट है, एंड इसका मीनिंग है 10⁻³ और कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो दिस इज मिली मोल, ठीक है। अभी भी तू गिवन मास मोलर मास डायरेक्ट मतलब उधर कर सकता है, क्यों नहीं। अब ये इधर तक समझा मैंने क्या बोला, ये मोल्स क्यों नहीं वो सबको समझ में आ रहा है पक्का। अब यहाँ पे अपने को इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए अपने को, गिवन मास चाहिए। तो गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। अब मुझे बता नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनटू मोलार मास, इसका आंसर कितना आता है, ये आंसर आया, बट ये आंसर ग्राम्स में नहीं आया, ये मिलीग्राम्स में आया। ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? देख साइंस में अपने को यूनिट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए यूज करने। अगर यहाँ पे मिलीलीटर है तो तुम लोगों को मिलीमोल मिलेंगे, मिलीमोल से तुम लोगों को मिलीग्राम मिलेगा। अब मिलीग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो ये तो आ जाएगा तुम लोगों को कन्वर्ट करने, बोलो वो भी चलेगा, वही है वो भी चलेगा। देखो लीटर में कन्वर्ट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीटर में कन्वर्ट ना करते हुए मिलीग्राम में आंसर निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 45 into 10⁻³ उधर भी चल जाता। ओके ए बाय द वे, अब इस क्वेश्चन में वो क्यों नहीं किया, फिर इस क्वेश्चन में मिलीलीटर ही यूज किए थे हम लोगों ने। देख भाई इधर भी मिलीलीटर और फाइनल, क्योंकि अपने को फाइनल भी मिलीलीटर में ही चाहिए था जैसे तुम लोग बोल रहे हो, बराबर। देखो भाई इधर अगर तुम लोग ml यूज करोगे तो ये भी ml में ही आएगा। अगर एग्जाम में वो ml के बदले बाद में लीटर होगा तो बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का? करेक्ट, ठीक है समझा। और एक क्वेश्चन दो अभी, एक क्वेश्चन फाइंड देखते हैं छोटे से लेक्चर में आज क्या ही पढ़ा है हम लोगों ने, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्वेश्चन फाइंड मास ऑफ फाइंड मास ऑफ, हाँ चलो अच्छा क्वेश्चन एकदम, मतलब जो 12th में आते हैं वैसा वाला। फाइंड मास ऑफ copper deposited, find mass of copper deposited when 0.1 mole, when 0.1 mole zinc is converted into ZnSO4, converted into ZnSO4 in a galvanic cell, in a galvanic cell, in a galvanic cell। इसका तो मतलब क्या है? कुछ नहीं, वो 12 लोग पढ़ने वाले, देखो उसको पढ़ाया होगा। इन अ गैल्वेनिक सेल, ए देखो बे, ये एक्चुअल में क्वेश्चन 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक टॉपिक है उसमें आता है। बट जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया, ये अगर आ गया तुम लोगों को तो रिएक्शन से कुछ मतलब नहीं है, बराबर ना। तो अभी तुम लोगों को दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सी दो चीजें दी है, कॉपर एंड जिंक। अब कॉपर एंड जिंक में जिंक का क्या पूछा है, जिंक का कुछ नहीं पूछा, सॉरी कॉपर का क्या पूछा है, मास पूछा है। मास पूछा होगा तो तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हट गए, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे विच इज n into n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, उससे तुम लोगों को मिल जाएंगे मोल्स, सॉरी मास। सिमिलरली एक्चुअली कॉफी बुला तो कॉफी नहीं है, ओके थैंक यू। क्या हाँ ना यार, मतलब पहले से हम लोग कॉफी से ही काम चला रहे हैं, जो चीज चाहिए वो मिलती है नहीं, है नहीं वो।
वही तो प्रॉब्लम है यार, मतलब अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा। हाँ अरे तुझे मैंने मोलार मास नहीं दिया, तूने निकाला कैसे कॉपर का 63.5 क्या, तो 12.7। अच्छा बता रहा हूँ, अरे रुको ना यार, इधर गौरी सर बस। ओके अब इधर पहले बात, तुम लोगों को कॉपर का फॉर्मूला n इंटू एन फैक्टर ये पता चल गया। फिर जिंक के लिए तुम लोगों को डेटा क्या दिया है, मोल दिया और दैट इज द मोल अगर दिया है तो मोल से हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, n इंटू एन फैक्टर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? अब यहाँ पे तुम लोगों को ZnSO4 से एन फैक्टर मिल जाएगा। ZnSO4 में SO4 का चार्ज -2, तो जिंक का चार्ज +2। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जिंक का चार्ज मिल गया मतलब तुम लोगों को एन फैक्टर मिल गया। अरे समझा नहीं, 4 नहीं, सिर्फ जिंक के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ 2 नहीं तो एक दो, एकदम सिंपल चीज। इधर ये रिएक्शन है जो जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दोनों का एन फैक्टर 2। ये नेक्स्ट ईयर आएगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो। चलो तब जस्ट मैंने क्या बोला, एन फैक्टर 2 रहेगा बिकॉज कॉपर भी +2 में स्टेबल, जिंक भी +2 में स्टेबल, ठीक है। अब पहले तुम लोग मोल्स निकालो कि जिंक के कितने मोल्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। करेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा जिंक के कॉपर के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो कॉपर के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे वो निकालो। वेरी नाइस। ओके देखो भाई, इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ जिंक, समझे क्या? अब इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, जिंक के लिए, तो जिंक के नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, कितना आएगा 0.1। एन फैक्टर कितना है जिंक का, 2, बिकॉज जिंक का चार्ज रहता है +2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉपर का एन फैक्टर, कॉपर का भी चार्ज रहता है +2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। नंबर ऑफ मोल अपने को कॉपर के निकालना है, देखिए 2 कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना है बे, 0.1 मोल आया। तो इसके बाद तुम लोग क्या निकालोगे, वेरी नाइस, तो मास अपॉन मोलार मास, तो गिवन मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, 0.1 इनटू कॉपर का मास रहता है 63.5। अरे ये कैसे है, समझ में आ रहा है कुछ? तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन भले कुछ पता ना, हम लोग आंसर ला सकते हैं, सिर्फ एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। एन फैक्टर निकालने की प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं कि एक दिन में तुम लोग सीख पाओगे। कुछ काम नहीं था, वो टाइम बस था एक्चुअली। तुम लोगों को डैनियल सेल अलग से पढ़ाई जाएगी पूरी नेक्स्ट ईयर। डैनियल सेल जो यहाँ पे लिख के दिया है ना, वो अलग से आएगा बाद में, अभी नहीं। डैनियल सेल अरे अभी ये क्वेश्चन में डैनियल सेल लिख के दिया है ना मैंने, गैल्वेनिक सेल में इस सेल का नाम डैनियल सेल रहता है, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया लिखे, चलो अब हाँ, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मेंस में नहीं आता, बट फिर भी थोड़ा सा करेंगे हम लोग, मतलब गलती से। हाँ एडवांस में आने वाले क्वेश्चन, और सीटी में, सीटी तो नहीं आएगा सॉरी, जेई में आ सकता है, बट रेयरली किसी बदनसीब के नसीब में आ सकता है ये, मतलब शिफ्ट है ना अलग अलग, तो वैसे हाँ, तो मतलब किसी ना किसी के पेपर में आ सकता है, तो देख लो भाई। क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोकार्बन, ये सब कुछ पढ़ा के हो गया है, सिर्फ मतलब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कराए नहीं। हाँ हाँ मतलब एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पकड़ लो। एक साल में जेई के नहीं बोल के 16 पेपर होते हैं आज अभी, मिनिमम 16। हाँ अलग अलग शिफ्ट रहती है ना बे, देख बे, दो अटेम्प्ट रहते हैं, 2 अटेम्प्ट में मिनिमम 4 एग्जाम चलती है मिनिमम। हाँ नहीं तुम लोगों को 4 रुको रहे, एक आदमी को एक ही दिन एग्जाम को जाना है, 3 घंटे की एग्जाम, ज्यादा गुड़ मत लो,
नहीं तो आप भी मतलब कल से पता चला आधा क्लास का गया तो कॉमर्स ले लेता हूँ। एक क्लास हाँ इसलिए 4 दिन एग्जाम चलती है, क्योंकि एक क्लास में पकड़ के चलो 100 लोग ही बैठेंगे। वो ऐसा मतलब वो अपने टीसीएस के वो ये रहते ना पूरा, तुम लोगों ने मूवीज में देखा रहेगा ऐसे एकदम जैसे हर एक के ऐसे कंप्यूटर के बेंचेस रहते हैं, वैसे टीसीएस के ऑफिस ऐसे पूरे टाटा वाले के ऑफिस आईटी के हब, उधर जाके तुम लोगों को एग्जाम देनी पड़ती है। उधर हर एक के बीच में इतना मस्त गैप रहता है ना, कुछ नहीं दिखता। डोंट वरी, तुम लोग अरे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, एक नंबर। तो वो क्लास 100 लोगों के लिए पूरा फ्लोर रहता है, और वो फ्लोर इस बिल्डिंग पे भी बड़ा रहता है, ठीक है। तो छोड़ दो, मतलब हाँ बड़ा मस्त रहता है, ऐसे लगता है कि किधर तो जाके एग्जाम दे रहे साला, पैसा भरा है वसूल हो गया, ऐसा फीलिंग आती है। ओके, तो वेयर आई वाज, हाँ तो नहीं क्वेश्चन नहीं, 4 दिन एग्जाम होती है। एक रहती है मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरी रहती है इवनिंग शिफ्ट। एक दिन में 2 शिफ्ट, मतलब एक दिन में 2 एग्जाम। वैसे मिनिमम 4 दिन एग्जाम चलती है, 8 एग्जाम मिनिमम बोला मैंने, मिनिमम 4 एग्जाम। हाँ तो उससे ज्यादा भी हो सकती है शिफ्ट, अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करे कितनी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो एक टाइम पे मतलब एक अटेम्प्ट में 8 एग्जाम मिनिमम होती है। वैसे 2 अगर अटेम्प्ट हुए तो साल में 16 पेपर बनते हैं जेईई मेंस के एडवांस के। क्वेश्चन अरे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इसमें क्या है। तो हाँ नीट का एक ही है, नीट वालों को एक ही चांस, उसमें अगर कुछ मतलब तुम लोगों को जुलाब वुलाब लग गए मतलब एग्जाम के टाइम पे एकदम अच्छे से ना खाना वाना अच्छे से खाना वाना खा के, मतलब हेल्दी खाना, बाहर का कुछ खाना मत गलती से भी। चलो मैं आगे क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन after combustion, hydrocarbon after combustion, काम करो 45 ग्राम हाइड्रोकार्बन, 45 ग्राम हाइड्रोकार्बन after combustion gives 66 gram carbon dioxide, gives 66 grams carbon dioxide and रुको रे, 81 gram water and 81 gram water and 81 gram water. Find the expected formula of the compound. Find the expected formula of the compound. हाँ अब देख बे, मैंने तुम लोगों को एक टाइम पे बताया था, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना बे, इतना ग्राम कार्बन हाइड्रोकार्बन कंबशन के बाद इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इतने ग्राम वाटर मिल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसका डेटा तुम लोगों को दे के रखा है। अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से जो फॉर्मूला आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने क्या बोला समझा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज अ एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, समझे, ठीक है। एक काम करो, बट इससे ना तुम लोगों को वो एम्पिरिकल नहीं, नंबर अच्छे हैं बट द थिंग इज कि इसमें ना जो फॉर्मूला आएगा वो एक्चुअली डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, इसका आंसर C2H6 आएगा, जो फिर मजा नहीं आएगा मतलब उसको सॉल्व करके। तो रुको भाई, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 44 था
45 के बदले 42 ग्राम हाइड्रोकार्बन करो। 42 ग्राम हाइड्रोकार्बन, रुको 42 ग्राम हाइड्रोकार्बन, 42 ग्राम हाइड्रोकार्बन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड 66 ग्राम ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मत टच करना, 42 ग्राम। एंड उसके बाद एक लास्ट को सोचने दो, वाटर को चेंज करना है, तो वाटर को ही चेंज करना है। रुको 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम वाटर, 81 के बदले 54 ग्राम वाटर। अब सॉल्व करो। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बनाया, तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद बना सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को लेने का CXHY, बिकॉज हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड, समझे ये। अब CXHY किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? O2 के साथ। ठीक है, अब इस कंपाउंड के रिएक्शन होने के बाद तुम लोगों को मिला CO2 प्लस। इतना तो अभी सबको समझ में आने लग गया। अब देखो भाई, यहाँ पे तुम लोगों को कितने CO2 मिलेंगे? जितने C है। मेरे पास कितने C है तो मुझे CO2 मिलेंगे। ये समझा क्या? ठीक है, अब इसके बाद हाँ, अब अपने को H2O के बारे में सोचना है। अब देख YH2O नहीं मिलेगा, Y/2, क्योंकि देख बे, अगर यहाँ पे समझ हाइड्रोजन 2 रहेंगे, मतलब Y की वैल्यू 2 हो गई, बट तभी तुम लोगों को H2O कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा गधो, 2H 1H2 ना। अगर 4H रहते, मतलब H4 रहता, तो कितने H2O मिलते हैं? 2H2O मिलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अगर Y है Y/2, तब जाके ये 2 कैंसिल होगा और Y बचेगा। ओके, अब इसके बाद तुम लोग निकालोगे इनके, अगेन क्वेश्चन में एक ही चीज अपने को करने आती है। क्या करने आती है? मोल्स निकालना। तो मोल्स निकालेंगे पहले हम लोग। अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा दिया है ना पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो। CO2 के कितने मोल्स आएंगे? 1.5। वेरी नाइस। देखो बे, 66 गिवन मास अपॉन मोलर मास 44, आंसर कितना आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब ये CO2 के मोल्स आ गए 1.5। ठीक है, ये देखो पे करो, CO2 के मोल्स जितने उतने ही है, जितना इधर X उतना इधर X। तुम लोगों को कार्बन में, सॉरी मतलब कंपाउंड में कार्बन का फॉर्मूला मिल गया। कितना मिला? कार्बन X। मैंने क्या बोला, समझा? बाद में, वो बाद में सोचेंगे लोग, अभी नहीं। अब देखो इसके बाद अपने को वाटर की मोल्स चाहिए। वाटर की मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा 54/18। आंसर कितना आएगा? तो ये हो गए 3 मोल। बट अपने को ये क्या मिला? देख भाई, ये X मिला, बट ये अपने को क्या मिला? Y/2, वो विच इज, समझा? विच इज 6 ना। Y आ जाएगा 6, Y आ गया 6 है। पूरा गड़बड़ कुछ तो। आयुष्य दुख का आपल्या 3 क्या गड़बड़ हुई? क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। Y/2 into 3, 6 H2 है, 6 H2 है ना। C3H6 आ रहा है ना। हाँ बराबर है, तो बराबर है। यानी C3H6 कैसे? C3H12 आ रहा है ना। C3H12 नहीं, वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ वैसा कुछ पॉसिबल है। C3H12 मतलब C1H, हाँ CH4 हो गया ना, CH4 हो गया ना। नहीं बट CH4 का डेटा मैंने दिया ही नहीं है। 16 32 32 और ये 10 नहीं, बस डेटा कुछ तो मिसमैच हो गया है। ठीक है, चलते हैं। CH4 तो आ गया। अब देखो भाई, हो गया कुछ तो आया। डेटा में मैंने मिस कर दिया, बट कुछ तो आंसर आ रहा है आपको। अब देखो
ये जो है ये x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई बराबर। x मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को, कार्बन, कार्बन इज इक्वल्स टू x विच इज 1.5 एंड हाइड्रोजन इज y विच इज, ये आ गया अपने को सिंपलेस्ट रेशियो, समझ में आ रहा है। बट सिंपलेस्ट रेशियो जब कभी ऐसे फ्रैक्शन में रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो अपने को क्या मिलेगा 3 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 12, मतलब ये मिल गया अपने को C3H12 जो कि क्या बनेगा आगे जाके H4। अरे समझा क्या, क्वेश्चन एक्चुअल में मैं अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाया। क्या 27 ग्राम वाटर रहना चाहिए था, करेक्ट, तब मुझे जो चाहिए वो मिल जाता आंसर। बट ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दो जरा, मतलब थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त, बट ठीक है कुछ तो आंसर आ गया। मुझे एक्चुअली CH2 चाहिए था, CH2 के लिए मैंने 54, हाँ मैंने जो 54 ग्राम दिया था ना उसके बदले मुझे वो हाफ 27 लेना चाहिए था, तब आंसर आता, बट वो वैल्यूज में मिस्टेक हो गई। बट चलो CH4 तो आ गया, तो अगेन ये अपने को डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, समझ में आ रहा है। बट अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकलते वो चाहिए था, बट ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ रहा है। एक लास्ट और क्वेश्चन करेंगे, होता है ऐसे करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। चलो क्योंकि ये उधर से हम लोग ने लिया था ना, X कार्बन Y का हाइड्रोजन, हाँ तो किसी रिएक्शन याद रखो, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कभी चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ एटम्स कभी चेंज हो ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में 2 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन आने ही वाले। किसी रिएक्शन में अगर 4 हाइड्रोजन थे तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन आने ही वाले, समझ में आ रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, ठीक है। POAC हम लोग पढ़ने नहीं वाला बिकॉज विदाउट POAC भी अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। बता दो POAC, इट इज प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे हम लोग वही अटैच कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे हम लोगों के एटम, नंबर ऑफ एटम्स कभी चेंज नहीं होते, ये अप्लाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिएक्शन में X कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी X कार्बन रहने ही वाला है। किसी रिएक्शन में अगर Y हाइड्रोजन है, ये हम लोग ने अप्लाई किया यहाँ पे और उधर से अपने को आंसर मिला। बट ये ऐसे अलग से कुछ पढ़ा के ऐसे करने की जरूरत नहीं रहती, बट ठीक है चलो ये लिख के रखना। हम लोगों ने यहाँ पे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज किया, जो मेन लेवल पे पूछा नहीं जाता। एडवांस के लिए इसके में कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगा मैं खुद बनाने के बदले, क्योंकि बनाते वक्त उतना नहीं हो रहा। मेन लेवल के क्वेश्चन कैसे ओरली को भी इजीली बना सकते हैं, इसमें थोड़े से नंबर ज्यादा सोचने पड़ता है, तो ठीक है नहीं बनेगा क्वेश्चन अच्छे से, अभी नहीं हम लोग करेंगे तो फिर ठीक है। कोई तो पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन, अच्छा हाँ देख, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने कार्बन थे एक्स, एंड CO2 में कितने कार्बन रहते हैं एक ही, तो एक कार्बन यहाँ पे अपने को एक्स कार्बन चाहिए, तो तू जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे एक्स कार्बन एटम्स मिलेंगे CO2 में, समझे। मोलर रेशियो, यहाँ पे मोलर रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ही नहीं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का हम लोग काउंट देख रहे हैं, समझ में आ रहेगा। हम लोग यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो नहीं देख रहे, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चंस लाऊंगा अलग से, प्रॉपर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वैसे वाले। बोलो वैसे भी चलेगा, फाइनल आंसर सिंपलेस्ट क्वेश्चन निकाल के एटॉमिक रेशियो पकड़ के चलेगा, ओके। अब लास्ट ये चैप्टर खत्म हो गया पहली बात, ठीक है। हम लोगों ने, हाँ सच में तुम्हारी कसम हो गया, ठीक है। अब रुको सुनो एक लास्ट चीज सुनते हो जाओ। अब इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर तुम लोग देखोगे, मैंने उसके क्वेश्चन जब कराए थे तो 12th के सोल्यूशन करके एक टॉपिक है उधर से कराए थे। मतलब तुम लोगों को कुछ बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो तुम लोगों से सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज वो 12th में पढ़ाया जाने वाला पार्ट है, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ।
सिमिलरली आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया डैनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल का, वो भी 12th में होने वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, बट उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। लाइकवाइज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाने वाला पार्ट है, बट वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया। बट अभी भी बहुत सारी चीज है जो इस चैप्टर के नाम पे तुम लोगों को क्वेश्चन में मिल सकते हैं, जिसके आंसर तुम लोगों से अभी नहीं हो पाएंगे, बट वो आगे जाके पढ़ाया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये सब इसी चैप्टर में अगर मैं पढ़ाते बैठ गया तो ये चैप्टर खत्म होने में और 4 लेक्चर लगेंगे, जितना अपने को टाइम नहीं दे रहा, तो उतना टाइम अपने को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। रेडॉक्स में ये अच्छे से वापस थोड़ा सा रिवाइज होगा, एंड ये पूरे 2 साल यूज होने वाला है। अभी भी यहाँ पे कोई है जिसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आता? कोई नहीं है ना? गौरी का इतना कुछ टेंशन नहीं है, वो उधर जाके पढ़ लेगी, इसलिए चलता है, बाकी कोई नहीं है। नहीं, मैं को रड़ू नको। तो ओके, तो वेयर आई वाज, मूल सबको निकालने आता है, एन फैक्टर निकालना हम लोग सीख लेंगे। एन फैक्टर थोड़ा सा मैंने पढ़ाया, नहीं और बहुत बाकी है। किसके? ये ऐसे वाले एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर के रेडॉक्स में एन फैक्टर के बहुत क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। एंड 4 नॉन इलेक्ट्रॉन, वो सब वाला पार्ट, ये सब बेसिक है, इसके ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। हो गया ना सबका? ये चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग। किसी को कुछ ऑब्जेक्शन, मतलब कोई है कि अभी तक यही चैप्टर कुछ समझा नहीं है? और हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए तुम लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेल्फ स्टडी के लिए खुद से करना है तुम लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोगों को करना है डाल्टन थ्योरी, पॉस्टुलेट्स तो करना है, प्लस डाल्टन ने ना ये फालतू क्वेश्चन सीटी में आने लग गए बे। कोई देखो, ये सीटी के बच्चों को करना है। अब हाँ, नहीं अब मैं ये था नहीं, वो तो 3 ही स्टेटमेंट है, वो इजी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। हाँ, बट तुम लोगों को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है ना, डाल्टन ने कुछ एटम्स पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को कुछ ऐसा बनाया था, आई गेस, कुछ तो ऐसे ही अजीबोगरीब रिप्रेजेंटेशन थे। हाँ, किसका? नहीं मतलब पूरा बड़ा टॉपिक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग। नहीं, डाल्टन ने देख, हम लोग हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। डाल्टन ने हाइड्रोजन के लिए ऐसे कुछ एक सर्कल एंड ऑल, नाइट्रोजन के लिए 2 सर्कल्स, ऐसा कुछ, मतलब ये ऐसे कुछ तो वियर्ड रिप्रेजेंटेशन बनाए थे, ठीक है। हाँ, एंड इनके ऊपर सीटी में क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन बाय डाल्टन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन गिवन बाय डाल्टन। पहली बात, ये हम लोग यूज करते हैं क्या? दूसरी बात, ये तुम लोगों को पढ़ने की एक्चुअल में जरूरत है क्या? बड़े एग्जाम पूछा है तो तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? बट उसका मतलब ये है कि मुझे पढ़ाने की जरूरत है, ऐसे मारूंगा ना भाई। ये देखो, मैं अननेसेसरीली सीईटी में इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं मेरे घर पे जाके इसको रटूंगा और फिर तुम लोगों को रटाऊंगा नहीं। ये तुम, हाँ, ये इतने लाड नहीं होंगे, ठीक है। ये तुम लोगों को मुझसे करना है, ठीक है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देख ले, गवर्नमेंट की एक लास्ट देखो। और एक चीज, हम लोग प्रिपरेशन करें जेई के लिए, और नहीं
नीट वालों की बहुत सी फीलिंग हो जाती है ऐसे टाइम पे। तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और नीट के लिए, बराबर। तुम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, तो घर पे जाके पहले स्टार्ट करने का सीईटी के क्वेश्चन इजी लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस है ना बिगिनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने शैटर हो जाते हैं, ऐसे के लिए साला आने से नहीं होगा कुछ नहीं। हर एक की ग्रास्प करने की स्पीड अलग अलग रहती है, ठीक है। तो हर एक को डे 1 पे ही सब कुछ आ जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, बेस्ट ऑप्शन वो मार्क्स एप्लीकेशन बताया ना मैंने, ये डाउनलोड करो। इसमें तुम लोगों को सीईटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। घर पे जाके पहले सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, सीईटी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के, समझ में आ रहा है। तो तुम लोग देख आगे, मुझे अगर किसी के घर से फोन है ना कि सर मैंने मेरे बच्चे को जेई के लिए डाला था, आप उसको सीईटी के क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने बोलो, मैं कहा के मारूंगा तुम्हें, ये हुआ है एक बार, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने ना मुझे गौरी की मम्मी ने किया, तो मैं तो पहले यही पूछूंगा कि आपके घर पे टॉयलेट का क्या सीन है। तो गौरी की मम्मी फोन ना करे वही अच्छा है। बट किसी के पेरेंट ने कॉल अगर किया कि हमारे बच्चों को हम लोगों ने जेई के लिए भेजा, आप सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने बोलो, मैं सबको नहीं बोलूँ। हाँ मतलब सब करेंगे अच्छी बात है, क्योंकि एक एग्जाम के तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा ना कि साला सीईटी तो होने वाले अपने से, ठीक है। जिन लोगों को किसे सीईटी के क्वेश्चंस बहुत फास्ट होने लग गए ना, तो फिर तुम लोगों को जेई में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम लोगों को ये रहेगा कि यार कुछ होना हो, अपने को बीजेटीआई तो मिलने ही वाला, सीओईपी तो मिलने ही वाला, बीजेटीआई नहीं तो सीओईपी तो मिल, मतलब अपना कॉलेज तो फिक्स है, अब अपना टारगेट है आईआईटी वैसा, ठीक है। एंड दूसरी बात, जिन लोगों को अभी लगने लगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत इजी है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। सीईटी की लेवल बहुत कम है, सीईटी के से शुरुआत करो, बाद में धीरे धीरे जेई की तरफ बढ़ना या फिर नीट की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो ये एक लास्ट सजेशन, अगेन मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जेई छोड़ के सीईटी करो, ये एक बार हुआ है ये सजेशन, मतलब एक स्टूडेंट आया था सर मुझसे नहीं हो रहा है क्या करूं, तो मैंने ये सजेशन दिया था कि सीईटी सॉल्व करो, उसके पापा का कॉल आया था मुझे। तो तब से ये सजेशन, मतलब मैं सजेशन देना ही बंद कर दिया था, बट फिर भी वापस बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं सीईटी देने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए। हाँ वहां पे भी दो है, तुम लोग भी प्रूफ होना भाई, तुम लोगों को करते बात, ठीक है। सो विल स्टॉप हो या टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। सुना